इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अन्वेषण यानी आपराधिक मामले में अन्वेषण। अन्वेषण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अन्वेषण क्या है, अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है, किस तरह के मामलों में अन्वेषण पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कर सकती है, किन मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा ही अन्वेषण किया जा सकता है, अन्वेषण की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, अन्वेषण में किन किन गतिविधियों को संचालित किया जाता है, अन्वेषण का जो आउटपुट है यानी इसका परिणाम क्या होता है। इसके बाद हम विभिन्न केस लॉज के माध्यम से इसके और विभिन्न आयामों को देखने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं पवन। सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अन्वेषण क्या है। तो सामान्य आम बोलचाल की भाषा में यदि हम बात करें तो मान लीजिए आपके बच्चे ने किचन से मिठाई खा ली, आपसे बिना पूछे या आपको बिना बताए किचन से मिठाई खा ली। तो आप सबसे पहले उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुमने मिठाई खाई थी। तो बच्चा यदि कहता है नहीं, तो फिर आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किचन में कोई दूसरा गया था या नहीं, बिल्ली आई थी नहीं। यदि इससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर बच्चे से कड़ाई से पूछते हैं, फिर उसका मुंह सूंघने की कोशिश करते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं कि उसके मुंह में कोई टुकड़ा है या नहीं है। या और दूसरे बच्चे अगर घर में हैं तो उनसे आप पूछते हैं कि ये किचन की तरफ गया था कि नहीं, किचन से कोई आवाज़ आई थी नहीं। या फिर और विभिन्न प्रकार से आप प्रयास करते हैं जानने का सच्चाई कि आखिर मिठाई किसने खाई और मिठाई क्या हुई। इसी प्रकार से यदि बच्चे ने आपके पर्स से पैसे लिए तो आप बाहर जा करके बच्चे के दोस्तों से पूछते हैं कि क्या ये पैसा ले करके आज आया था, या लंच में उसने क्या किया, या किसी दुकान पर गया था कोई सामान खरीदने के लिए। यानी कुल मिला के किसी घटना के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करना, और घटना कैसे घटित हुई इसके बारे में जानने की कोशिश करना, और क्या जिसके ऊपर आरोप है वास्तव में उसने घटना कारित की या किसी और ने घटना कारित की। इन्हीं विभिन्न बातों को ही हम अन्वेषण के नाम से जानते हैं। अब यही बात जो व्यवहारिक उदाहरण से आपने सुनी और जानी, इसी को बीएनएसएस में अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस रूप में बीएनएसएस में बताया गया है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की अगर बात की जाए तो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण का अर्थ। तो अब इसकी जो हमारे कहेंगे आपकी वैधानिक परिभाषा है, ये धारा 2(1)(l) में दी गई है बीएनएसएस की। अब इसको किस रूप में परिभाषित किया गया। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज अथॉराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। यानी कि इस संहिता में साक्ष्य को संकलित करने के लिए सारी प्रक्रियाएं जो हैं उन्हीं को हम अन्वेषण के नाम से जानते हैं। और इसको करने वाला कौन व्यक्ति होता है, मजिस्ट्रेट के अलावा कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा अथॉराइज करने पे कोई दूसरा व्यक्ति भी अन्वेषण कर सकता है, इस बात से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। सामान्य रूप से पुलिस अन्वेषण करती है और विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश से कोई दूसरा व्यक्ति भी अन्वेषण कर सकता है। अब यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखने की हम कोशिश करें तो इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडरटेकन आफ्टर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड बिफोर ट्रायल विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ। यानी अन्वेषण जो है आपराधिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्तर है, और ट्रायल के पहले और इवन हम कहें कि इंक्वायरी के पहले, क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल दोनों कोर्ट द्वारा संचालित किया जाता है, और ये कोर्ट के द्वारा नहीं बल्कि पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, और इसे हम प्रशासनिक कार्रवाई मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्रायल और इंक्वायरी के पहले की प्रोसीडिंग है या उसके पहले का स्तर है। डिस्कवरिंग द ट्रूथ यानी सत्यता का पता लगाना, आइडेंटिफाइंग द ऑफेंडर यानी अपराधी का पता लगाना, कलेक्टिंग लीगली एडमिसेबल एविडेंस यानी जो साक्ष्य में ग्राह्य हों ऐसे साक्ष्यों का संकलन, प्लेसिंग फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट और उन सभी साक्ष्यों और तथ्यों को न्यायालय के सामने पेश करना। इसी पूरी प्रक्रिया को हम अन्वेषण के नाम से जानते हैं। केस लॉ इस पे अगर हम देखने की बात करें तो स्टेट ऑफ बिहार JSC सालंदा 1980 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, और यहाँ और एक केस आपका है HN रिसबुद एंड इंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली, ये 1955 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, असरटेनिंग ऑफ फैक्ट्स, डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफेंडर, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन वेदर द प्लेस एक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है कि घटनास्थल पे जाना, साक्ष्यों को यानी तथ्यों को असरटेन करना, और जो संदेहास्पद अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करना, उसका पता लगाना,
साक्ष्यों को एकत्र करना और इस बात के लिए अपना ओपिनियन तैयार करना कि क्या अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, भेजा जाना चाहिए या नहीं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी उद्देश्य क्या है अन्वेषण का, टू असर्टेन वेदर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, क्या अपराध कारित हुआ या नहीं इसको सुनिश्चित करना। टू आइडेंटिटी द एक्यूज्ड, अभियुक्त की पहचान करना। टू कलेक्ट एविडेंस, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक और एनी फॉर्म, यानी कि कोई मौखिक कथन है उसे लेना, कोई दस्तावेज है उसे लेना या उसकी खोज करना, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में साक्ष्य है उसको कलेक्ट करना, या कोई सामान है जैसे आप कहें कि ब्लड या गोली के खाली खोखे हैं या किसी तरह का कोई भी पदार्थ हो उसको कलेक्ट करके न्यायालय के समक्ष पेश करना। टू एंश्योर अफेंडर इज ब्रॉट बिफोर कोर्ट, यानी न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। टू असिस्ट द कोर्ट इन डिलीवरिंग जस्टिस, यानी न्याय प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करना। अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस हैव स्टैट्यूटरी पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। धारा 175 BNSS की पुलिस को एक वैधानिक अधिकार दिया गया है अन्वेषण करने के लिए। मजिस्ट्रेट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट बट मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेट, 175(3) में वो आदेश देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, यानी सामान्य तौर पे अन्वेषण प्रशासनिक कार्रवाई है इसलिए मजिस्ट्रेट उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यदि अन्वेषण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट सुपरविजन उसका कर सकता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मजिस्ट्रेट कई तरीके से अन्वेषण को गाइड करता है, लेकिन वो सामान्यतया उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। और इस बारे में अगर केस लॉ की बात की जाए तो सकीरी बासु वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज प्रकाश पी हिंदुजा 2003 का केस है, जिसमें पुलिस की इस अथॉरिटी के बारे में और मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। पुलिस हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर अनलेस देयर इज अब्यूज ऑफ पावर, यानी जब तक पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे तब तक सामान्यतः न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर BNSS, यानी पूरी प्रक्रिया क्या है इन्वेस्टिगेशन की, तो स्टेज वाइज हम लोग एक एक स्टेप को देखते चलेंगे। द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू सिस्टमेटिक स्टेजेज, यानी विभिन्न जो इसके स्तर हैं वो क्या क्या हैं। तो इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, अपराध के घटित होने के बाद सबसे पहला जो कार्रवाई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ जहाँ से होती है FIR का दर्ज किया जाना। और धारा 173 में संज्ञेय अपराधों के मामले में अपराध को दर्ज किया जाता है जिसे हम FIR के नाम से जानते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं उनके बारे में जो कार्रवाई दर्ज की जाती है उसे हम NCR के रूप में जानते हैं। NCR, तो NCR में पुलिस अपने आप से स्वयं अन्वेषण करने का अधिकार नहीं रखती है, शक्ति नहीं है उसे, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेज के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस को पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज FIR, यानी FIR के रूप में दर्ज हो गया। FIR में भी ओरल और रिटन और इलेक्ट्रॉनिक, यानी तीसरा जो इसका फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप को भी अब वरीयता मान्यता दे दी गई है BNSS में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी इस रूप में भी अब FIR दर्ज कराई जा सकती है। FIR दर्ज करा के 3 दिनों के भीतर वो सूचनादाता उस पर हस्ताक्षर करता है। कॉपी मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कास्ट, और उसको बिना किसी शुल्क के उस FIR की कॉपी इन्फॉर्मेंट को दे दी जाती है। ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2014 के केस में क्या कहा गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी यदि सूचना से संज्ञेय अपराध दर्शित होता है तो फिर FIR दर्ज करना मैंडेटरी है। और कुछ विशेष मामलों में कहा गया कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजनलाल 1992 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, यहाँ भी कहा गया FIR सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, यानी जो FIR है वो आपराधिक विधि को हलचल में ला देता है, गति में ला देता है या त्वरित कर देता है या उस कार्रवाई को प्रारंभ कर देता है। इन्वेस्टिगेशन विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, यानी कि जैसा मैंने ऊपर कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस के पास शक्ति है कि वो अन्वेषण कर सकती है, और ये बात कही गई है धारा 175 के 1 में। पुलिस में इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेज विदाउट प्रायर कोर्ट अप्रूवल, सेक्शन 175(3) में मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है अन्वेषण के लिए। प्रोसीडिंग टू द स्पॉट एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये बात धारा 176 में कही गई है। पुलिस ऑफिसर प्रोसीड टू द प्लेस ऑफ अकरेंस, कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी वो सबसे पहले घटना स्थल पे जाता है और प्रारंभिक पूछताछ करता है वो घटना के बारे में। जिन लोगों ने देखा सुना कि क्या इस तरह की कोई घटना यहाँ हुई थी नहीं, उन लोगों ने क्या देखा क्या सुना, इस तरह की जानकारी वो जब प्रारंभिक स्तर पे एकत्रित करता है तो उसी को हम कह रहे हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब इसके बाद अकरेंस रिपोर्ट
और इसी बात के लिए वो सबसे पहले यानी जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है। अपने क्षेत्र में किसी भी घटना के संदर्भ में वो मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजता है। उसी रिपोर्ट को हम लोग अकरेंस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इस पे जो केस लॉज हैं, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा 1967 का केस है। पुलिस हैव डिस्क्रिशन टू इन्वेस्टिगेट बट मस्ट सबमिट रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, यानी कुछ मामलों में पुलिस के पास विवेकाधिकार है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट, ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस और साक्ष्यों को एकत्र करना, दिस इज़ द कोर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे मूल जो कार्रवाई है वो यही है कि जितने भी तरीके के साक्ष्य पाए जा सकते हो घटनास्थल से संबंधित, घटनास्थल पे या उस घटना से संबंधित, उन सभी को एकत्र करके पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। यही सबसे मुख्य कार्रवाई होती है अन्वेषण की। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, धारा 180 में बताया गया है कि पुलिस में ओरली एग्जामिन एनी पर्सन एक्वेंटेड विथ फैक्ट्स, यानी तथ्यों की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को एग्जामिन कर सकता है पुलिस। और इस एग्जामिनेशन के लिए पुलिस लोगों को सूचना देकर के अपने पास बुला सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। कुछ व्यक्तियों को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी बच्चा, महिला, बुजुर्ग, बीमार व्यक्तियों को पुलिस थाने पर नहीं बुलाएगी बल्कि उनके घर पर जाके ही पूछताछ करेगी। स्टेटमेंट्स आर नॉट साइंड, और इस तरह का जो कथन पुलिस लेगी किसी व्यक्ति से, उसको उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। एक तो ओरल एग्जामिनेशन होगा, पुलिस चाहे तो उसे लिख सकती है, लेकिन लिखने के बाद उन व्यक्तियों का हस्ताक्षर नहीं लेगी। सेक्शन 181 क्या कह रही है? स्टेटमेंट्स टू पुलिस आर नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, यानी इस धारा में जो भी पुलिस के द्वारा कथन लिए जाएंगे वो सारवान साक्ष्य नहीं होंगे। सारवान साक्ष्य का मतलब कि अपने आप में ही किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करना, तो इस स्तर के वो साक्ष्य नहीं होते हैं, बल्कि उसका किसी भी रूप में यूज नहीं किया जाता है। केवल प्रोजिक्यूशन विटनेस का कंट्राडिक्ट करने के लिए या उसका खंडन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है लिमिटेड वे में। या किस रूप में यूज किया जा सकता है कि यदि उस तथ्यों से कोई खोज हुई हो या वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में है तो उसका यूज किया जा सकता है। केस लॉ इस पे अगर हम बात करें तो तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 का केस है। क्या कहा गया इसमें? स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161, यानी जब भी पुराने केसेस में हम देखते हैं तो धारा उसमें पुरानी ही मेंशन होती है, क्योंकि उस समय बीएनएसएस लागू नहीं था, तो ये सीआरपीसी की धारा है, लेकिन ब्रैकेट में ये जो धारा लिखी हुई है ये बीएनएसएस की धारा है। स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 कैन ओनली बी यूज टू कंट्राडिक्शन अंडर 145 बीएसए। आज की डेट में बीएसए ये है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा बीएसए। तो बीएसए, या उस समय अगर हम बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट। सर्च एंड सीजर सेक्शन 185-103, तो अन्वेषण के दौरान जो सर्च एंड सीजर किया जाता है पुलिस द्वारा वो धारा 185 के तहत किया जाता है। पुलिस में कंडक्ट सर्चेज विदाउट वारंट इन अर्जेंट केसेस। सीजर मेमो पंचनामा प्रिपेयर्ड, यानी जब भी इस तरह का कोई सर्च और सीजर किया जाएगा तो उसका पंचनामा तैयार किया जाता है, मोहल्ले के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है और फिर ये मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज रहमान 1960 का केस है। इलीगल सर्च डज नॉट मेक एविडेंस इनएडमिसिबल अनलेस प्रिजुडिस इज कार्ड, यानी कि कोई सर्च और सीजर अगर इनवैलिड भी है, इलीगल भी है, तो भी उसमें पाए गए साक्ष्य अपने आप में वो अग्राह्य नहीं हो जाते हैं जब तक कि उससे अभियुक्त के साथ जब तक उससे अन्याय ना हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जो पीड़ित है या जो अभियुक्त है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाना। सेक्शन 51, 52, 53 और 184 में मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है। ये अभियुक्त व्यक्ति हैं या गिरफ्तार व्यक्तियों की बात की जा रही है, और ये पीड़ित व्यक्ति है, रेप पीड़िता की बात की जा रही है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड और विक्टिम, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल ऑफेंसेज, यानी वही जैसा धारा 184 में कहा गया कि रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन। और ये जो रिपोर्ट होगी डॉक्टर द्वारा 7 दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबमिट की जाती है। अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, धारा 35 से लेकर के 62 तक गिरफ्तारी का प्रोविज़न किया गया है कि कब कब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसकी कुल 10 श्रेणियाँ वहाँ पे दी गई हैं धारा 35 में, और दूसरी जगह अन्य धाराओं में भी 3-4 प्रोविज़न दिए गए हैं। कुल 13-14 ऐसे प्रोसीजर हैं जहाँ किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल केसेज, अरेस्ट मस्ट बी रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। और ये जो रीजनेबल एंड जस्टिफाइड की बात की जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है धारा 62 में कि इन प्रावधानों के अंतर्गत ही किसी की गिरफ्तारी की जानी चाहिए, और वहाँ सारे रीजनेबल और जस्टिफाइड मामले बताए गए। केस लॉ, डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये 1997 का केस है। लेट डाउन मैंडेटरी गाइडलाइंस
फॉर अरेस्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस केस में बहुत सी गाइडलाइंस दी गई। और इसके बाद जोगिंदर सिंह का केस है, उसमें भी गाइडलाइंस दी गई अरेस्ट को लेकर के। अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है, उसमें भी अरेस्ट को लेकर के बहुत सी गाइडलाइंस दी गई हैं। कस्टोडियल इंट्रोगेशन एंड रिमांड, धारा 187 में बात की गई है कि यदि अन्वेषण का कार्य 24 घंटे में समाप्त नहीं हो पाएगा तो पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करती है, केस डायरी की रिपोर्ट फाइल करती है और इसके बाद पुलिस की कस्टडी मांगती है मजिस्ट्रेट से। तब मजिस्ट्रेट द्वारा कस्टडी दिए जाने पे फिर वो आगे अन्वेषण को बढ़ा सकती है। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 डेज़ की हो सकती है और पहले 40 या 60 दिनों के भीतर ही हो सकती है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है BNSS में। ये आपके प्री के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। और पहले जो था कि पहले 15 दिन में पुलिस कस्टडी दी जा सकती थी, अब पहले 40 और 60 दिन में दी जा सकती है। अपराध पे डिपेंड करेगा। यदि अपराध 10 वर्ष से ऊपर के लिए पनिशेबल है तो 60 दिन और 10 वर्ष से नीचे के लिए है तो 40 दिन। जुडिशियल कस्टडी अप टू 60 और 90 डेज़, यानी जुडिशियल कस्टडी जो है 60 दिन से लेकर 90 दिन तक हो सकती है। उसी तरह से जैसा मैंने कहा कि 10 साल और 10 साल से अधिक का मामला जैसा होगा उस तरह से 60 और 90 दिन उस पर डिपेंड करेगा। और जब भी रिमांड दी जाती है, जुडिशियल कस्टडी की गणना की जानी होती है तो गिरफ्तारी के दिन को छोड़ दिया जाता है और जिस दिन रिमांड दिया गया मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा उस दिन से गणना की जाती है और उसे आखिरी पेश किए जाने तक। केस लॉ इस पे CBI वर्सेज अनुपम J कुलकर्णी 1992 का केस है, जिसमें कहा गया था कि पुलिस कस्टडी जो अधिकतम 15 दिनों तक दी जा सकती है और आज की डेट में अगर हम माने तो पहले 40 दिन या 60 दिन। पुलिस कस्टडी कैन ओनली बी ग्रांटेड विद इन फर्स्ट 15 डेज। कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी अन्वेषण समाप्त होगा तो क्या कार्रवाई की जाएगी। आफ्टर कलेक्टिंग ऑल एविडेंस पुलिस फॉर्म एन ओपिनियन, ये वो अपना विचार बनाता है। और विचार किस बारे में बनाता है कि सफिशिएंसी या डिफिशिएंसी ऑफ एविडेंस के बारे में, और अभियुक्त को न्यायालय के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजाना चाहिए, या अपराध का कारित किया जाना प्रतीत होता है या नहीं प्रतीत होता है। आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट, सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 के क्लास 1 में ये बात पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करने की बात की गई है। सबमिट टू मजिस्ट्रेट आफ्टर कंप्लीशन कंटेन्स, यानी इसमें होगा क्या क्या, तो इसमें जितने भी FIR की कॉपी, जितने भी और दूसरे दस्तावेज हों पुलिस के पास, वो सभी दस्तावेज, फैक्ट्स ऑफ द केस, नेम्स ऑफ एक्यूज्ड, अगर पता है एक्यूज्ड के बारे में, नहीं पता है तो उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं, गिरफ्तार हुआ तो बेल दी गई या नहीं दी गई, ये सारी बातों की जानकारी उसमें होती है। एविडेंस कलेक्टेड जो एविडेंस है वो होगा, ओपिनियन ऑफ पुलिस, ये सारी बातें उसमें दी जाती हैं। अभी हम लोग डिटेल इस पे बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग FIR पे बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस बारे में और डिटेल बात करेंगे। केस लॉ के वीरास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस है। चार्जशीट इज कल्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये यानी अन्वेषण का परिणाम है उसका। फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट किस सेंस में कही जाती है, जब इफ़ एविडेंस इज इनसफिशिएंट पुलिस सबमिट ए क्लोजर रिपोर्ट, और इसी क्लोजर रिपोर्ट को हम लोग निगेटिव रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। निगेटिव रिपोर्ट इसी को कहते हैं जब पुलिस को लगता है कि निगेटिव रिपोर्ट तो ये रिपोर्ट का मतलब है कि पुलिस के पास इस बात को मानने का कारण नहीं है कि अपराध हुआ है, या हुआ है तो उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया जिसके ऊपर एलिगेशन है, तो उसी बात को निगेटिव रिपोर्ट या इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्लोजर रिपोर्ट के नाम से या फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और जब हम चार्जशीट वर्ड यूज़ करते हैं तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट है, यानी सफिशिएंट एविडेंस पाया गया और जिस एक्यूज्ड के ऊपर एलिगेशन था उसी के द्वारा अपराध किया जाना प्रतीत हुआ पुलिस को। ट्रू बट इनसफिशिएंट एविडेंस, फॉल्स केस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी इन तीनों केसेस में फाइनल रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाती है। मजिस्ट्रेट में, अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, यदि इस तरह की रिपोर्ट लगाई गई है तो मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को मान सकता है, और मान लिया उसने तो यानी केस बंद हो जाएगा। रिजेक्ट कर सकता है रिपोर्ट को, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है और कॉग्निजेंस ले सकता है। यानी इस रिपोर्ट को यदि उसने रिजेक्ट कर दिया तो इस रिजेक्शन का परिणाम कॉग्निजेंस के रूप में भी हो सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी हो सकता है। यानी कि कुल मिला के ये आउटकम निकला कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से बाउंड नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी एक बार अन्वेषण समाप्त हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो और आगे भी अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। सेक्शन 193(9) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। पुलिस में कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट, यानी चार्जशीट जब उसने फाइनली सबमिट कर दी तो उसके बाद भी उसे अभी आगे और अन्वेषण करने का अधिकार है।
इस संबंध में अगर केस लॉ की बात की जाए तो विनय त्यागी इरशाद अली 2013 का केस है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज परमिसेबल बट री इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स कोर्ट परमिशन, यानी कि री इन्वेस्टिगेशन यानी फिर से नया अन्वेषण करना हो तब ये केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा आदेश दे सकते हैं। अदरवाइज फर्दर इन्वेस्टिगेशन निचले न्यायालय के स्तर तक या पुलिस के स्तर तक ही कंडक्ट किया जा सकता है। या दूसरी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराना हो, यानी सीबीआई को आदेश देना हो अन्वेषण के लिए या एनआईए को आदेश देना हो, तब इस स्थिति में भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकते हैं। सामान्य मजिस्ट्रेट या पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। विनू भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में भी कहा गया कि अन्वेषण फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है विचारण के पहले किसी भी समय, लेकिन अब जो बीएनएसएस में प्रोविजन है वो विचारण के दौरान भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट इन इन्वेस्टिगेशन, यानी मजिस्ट्रेट का इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग क्या क्या पावर है, तो धारा 175(3) में वो आदेश दे सकता है पुलिस को अन्वेषण करने के लिए यदि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। होल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, इस तरह का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। यदि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की लेकिन इन्वेस्टिगेशन न करने का निर्णय लिया है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे आदेश दे सकता है उसे अन्वेषण करने के लिए। ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन वो यानी कंप्लेंट केस में भी धारा 225 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है। वो कॉग्निजेंस ले सकता है मामले का 210 के अंतर्गत, वही मजिस्ट्रेट यहाँ पे आदेश दे सकता है इस तरह के अन्वेषण के लिए। ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी धारा 193(9) में वो आगे और अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, और अगर उसे लगता है रिपोर्ट पुलिस की सही है तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उस अन्वेषण से संबंधित उसके अधिकार को ही इंगित कर रहा है। और मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन इन एक्सेप्शनल केसेस, जैसा कि सकरी बासु वाले केस में कहा गया था, वो एक्सेप्शनल केस में जहाँ की उसे लगता है कि मिसयूज़ ऑफ जस्टिस हो रहा है तो वहाँ वो उसका सुपरविजन कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है अन्वेषण का। तो इस रूप में हम कहें कि अन्वेषण पे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता होती है। सकरी बासु वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2008 का केस, मजिस्ट्रेट हैज़ वाइड पावर टू एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यानी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास पावर है। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इस पर तो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बस एक बहुत सरसरी तौर पे आप देख लीजिए कि डिफिनीशन का जो अंतर है वो अलग अलग बताया गया। ये हालांकि सीआरपीसी की डिफिनीशन का अंतर है, कस्टडी का डिफरेंस होता है, और कौन कंडक्ट कर रहा है इसका डिफरेंस होता है, और कलेक्शन ऑफ एविडेंस ये है, ये डिटरमाइनिंग गिल्ट है, और ये एडजुडिकेशन है। इस रूपों में तीनों में अंतर है। कंक्लूजन, इन्वेस्टिगेशन अंडर द बीएनएसएस इज ए स्टैट्यूटरीली regulated process ensuring a balance between effective law enforcement, protection of individual liberty, fair administration of criminal justice, यानी कि ये एक वैधानिक प्रावधान है जो कि अभियुक्त के स्वतंत्रता के अधिकार और अन्वेषण के अधिकार में, अन्वेषण की पुलिस की शक्ति या हमारे अन्वेषण के प्रशासन में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। कैसे कि विधियों के सम्यक निष्पादन को लागू करने की व्यवस्था करता है, अभियुक्त के या व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करता है, और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, यानी आपराधिक न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करता है। द कोर्ट कंसिस्टेंटली एम्फसाइज दैट इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फेयर, इम्पार्शियल एंड लॉफुल एज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स, यानी यदि अन्वेषण निष्पक्ष हो और रिजू हो यानी न्यायपूर्ण हो और विधिपूर्ण हो तो वो आपराधिक विचारण का आधार बनता है और उसी के आधार पे कन्विक्शन या एक्विटल हो पाता है। अब इसके लिए यदि आप एग्ज़ाम में इस तरह का आंसर लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, सेक्शन नंबर लिखना चाहिए जितना आपको याद हो। पूरा सेक्शन याद नहीं है तो पूरा एक आपको ग्रुप लिखना चाहिए, यानी आपको चैप्टर का उल्लेख कर देना चाहिए कि अन्वेषण का उल्लेख चैप्टर 13 में किया गया है, और यहाँ पे जो सेक्शंस हैं इस चैप्टर में वो 173 से लेकर के 193 तक विशेष रूप से अन्वेषण की बात की गई है। हालांकि इसमें सेक्शन अगर पूरे सेक्शन की बात की जाए तो 194 से 196 तक के दूसरा ग्रुप है जिसको हम इन्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि किसी की जहाँ मृत्यु हो गई है और आशंका है कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक तौर पे नहीं हुई है तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात यहाँ पे की गई है, और ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऐड 2-3 लीडिंग केस लॉज, यानी जो ऊपर हम लोगों ने बहुत से केस लॉज की बात की, जरूरी नहीं कि आप पूरे केस लॉज को लिखें, 2-3 केस लॉज उसमें से लिख दें जो लीडिंग है, यानी सकरी बासु, विनू भाई और रिस्बुद वगैरह का केस आप लिख सकते हैं। राइट इन हेडिंग एंड सब हेडिंग, यानी आपकी जो आंसर राइटिंग का तरीका होगा, हेडिंग्स डालें आप, सब हेडिंग्स डालें, ये
आंसर को आपके आंसर को सुंदर बनाता है और अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको मिल पाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अब इसे आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए यदि आगे किस एरिया में यानी किस लॉ पे किस तरीके का, तो आप उसके लिए सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो में और क्या सुधार या आपको अच्छा क्या लगा, इस तरह का भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।